नमस्कार, खबरें खेती में आपका स्वागत है। मैं हूं रूपम। आइए देखते हैं क्या है खास आज मुख्य समाचार में। ड्रोन दोस्त किसान का, मत्स्य उत्पादन के लिए तालाब तैयारी और बीज डालने का यही है सही समय। और रोटरी मल्चर फसल अवशेष प्रबंधन में बेहद कारगर कृषि यंत्र। और अब खबर विस्तार से। अत्याधुनिक यंत्र ड्रोन किसानों के लिए बेहद उपयोगी साबित हो रहा है। इसके उपयोग से किसान भाइयों का समय बच रहा है और कम पानी में ही फसलों पर छिड़काव संभव हो रहा है। प्रदेश सरकार सभी जिलों में पायलट प्रोजेक्ट के तहत ड्रोन के कृषि में व्यापक व्यवहार की योजना चला रही है। किसानों को इस योजना से जोड़ने के लिए सरकार अनुदान भी दे रही है। खेती बदल रही है, तकनीक तरक्की की कहानी लिख रहे हैं। कृषि कार्यों में सहायक उपकरण अभी तक खेतों में ही करामात कर रहे थे। अब खेत मिट्टी में पोषक तत्वों की मौजूदगी की निगरानी खेतों के ऊपर से ड्रोन करेगा। ड्रोन की आंखें यानी उसमें लगा कैमरा खेत और फसल दोनों का सर्वे भी कर सकता है। फसल पर कुशलता से स्प्रे कर सकेगा ड्रोन। इसके उपयोग से पानी की भी बचत होगी और सामान्यतः 1 एकड़ में जहां 120 लीटर पानी की खपत होती थी, ड्रोन के माध्यम से मात्र 10 लीटर पानी में ही फसलों पर स्प्रे आसानी से किया जा सकेगा। मतलब हवा में उड़ान भरने वाला यह ड्रोन पानी, समय, श्रम, लागत बचाकर सूबे के किसानों के लिए मुनाफे की उड़ान देगा। मत्स्य पालक किसान भाइयों, अप्रैल माह मछली पालन के तालाबों को तैयार करने और तालाबों में मछली का बीज डालने का बिल्कुल सही समय है। बीज डालने के पहले आप उत्तम प्रजाति के मत्स्य बीज की जानकारी अपने नजदीकी कृषि विशेषज्ञ से जरूर ले लें। तालाबों में अभी मछली का बीज डालने से मछलियों को बढ़वार का पूरा समय मिलेगा। किसानों के लिए मत्स्य पालन उनकी आय के बेहतर विकल्प के रूप में सामने उभरा है, क्योंकि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत किसानों को मछली पालन के लिए ऋण, अनुदान और निःशुल्क प्रशिक्षण भी दिया जाता है। बिहार सरकार भी मछली पालकों के लिए कई तरह की योजनाएं चला रही है। प्रदेश के मत्स्य पालक इन योजनाओं का लाभ उठाए और वैज्ञानिक विधि से मछली पालन करे तो वे अपनी आय को बढ़ा सकते हैं। मछलियों पर मौसम का भी काफी असर होता है और ऐसे में उन्हें पानी के भीतर पर्याप्त ऑक्सीजन और उनके आहार पर भी मत्स्य पालकों को विशेष ध्यान देने की आवश्यकता पड़ती है। अनुकूल परिस्थितियों में भी मछली की संतुलित बढ़वार होगी। मछलियों की बढ़वार जितनी अच्छी होगी, मत्स्य पालकों का मुनाफा भी उतना ही अच्छा होगा। खबरें खेती में आज हम बात करेंगे एक सफल और प्रगतिशील किसान जिससे आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं। तो लीजिए मिलिए पटना जिले के खुसरूपुर प्रखंड के मंझौली गांव के किसान पप्पू यादव जी से, जो कई वर्षों से मछली पालन कर रहे हैं और अपने खेतों को इन्होंने तालाब का रूप दिया है और मत्स्य व्यवसाय से जुड़ गए हैं। ये बताते हैं कि लागत के हिसाब से इस व्यवसाय में इन्हें इतना मुनाफा हो जाता है जिससे वह परिवार का भरण पोषण और बच्चों की बेहतर परवरिश कर पा रहे हैं। पप्पू किसी अन्य व्यवसाय की तुलना में मछली पालन को काफी बेहतर मानते हैं। तो आइए देखते हैं इनकी सफलता की कहानी। हम लोग जो मत्स्य पालन का काम कर रहे हैं, इसमें जो पूंजी लगाते हैं, पूंजी के अनुसार अच्छा इनकम होता है और हम लोग अदर व्यवसाय से इस व्यवसाय को अच्छा मानते हैं। किसान भाइयों, फसल अवशेष प्रबंधन वर्तमान समय में कृषि क्षेत्र की सबसे बड़ी जरूरत है। फसल अवशेष खेतों में जलाने से पर्यावरण, मानव एवं पशु स्वास्थ्य को नुकसान होने के साथ साथ खेत में मित्र कीटों को भी क्षति पहुंचाती है, जो भूमि की उर्वरकता को प्रभावित करती है। रोटरी मल्चर फसल अवशेष प्रबंधन के लिए एक उपयोगी और काफी विश्वसनीय कृषि यंत्र है। कृषकों, नदी के किनारे की भूमि तरबूज की खेती के लिए काफी माकूल मानी जाती है। यहाँ की मिट्टी में नमी और पोषक तत्व भरपूर मात्रा में होते हैं, जो तरबूज जैसी रसीली और गर्मी में उगाई जाने वाली फसल के लिए फायदेमंद है।
नदी के किनारे उपलब्ध जल स्रोत और रेतीले दोमट मिट्टी इसे उगाने के लिए काफी माकूल वातावरण प्रदान करती है। नदी के किनारे तरबूज की खेती कम जोखिम वाली और अधिक लाभकारी साबित होती है। इससे न केवल किसानों की आय बढ़ती है बल्कि स्थानीय बाजारों में ताजा और गुणवत्तापूर्ण तरबूज की आपूर्ति भी हो पाती है। किसान भाइयों, टमाटर के कुछ उन्नत प्रभेद ऐसे हैं जो हर मौसम में उपजाए जाते हैं। चूंकि टमाटर की मांग सालों भर बाजार में बनी रहती है और ऐसे में आप उन्नत प्रभेद से पूरे साल टमाटर की खेती कर बेहतर मुनाफा ले सकते हैं। टमाटर का सबसे बेहतरीन प्रभेद कृषि वैज्ञानिक गुलशन को मानते हैं। इसके अलावा आर्यन, सौरभ, सिजेंटा की हाइब्रिड प्रजाति को भी इस मौसम में लगाई जा सकती है। टमाटर के ये सारे प्रभेद आपको बड़े उत्पादन देगा। आइए अब एक नजर डालते हैं मंडी के ताजा भाव पर। वर्तमान बाजार दरों के अनुसार बिहार के विभिन्न मंडियों में आलू का अधिकतम मूल्य 1900 रुपए प्रति क्विंटल, जबकि न्यूनतम दर है 800 रुपए प्रति क्विंटल। वहीं वर्तमान बाजार दरों के अनुसार बिहार के विभिन्न मंडियों में प्याज का अधिकतम मूल्य 6200 रुपए प्रति क्विंटल है, जबकि प्याज के अलग अलग प्रकारों में औसत मूल्य 1993 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज की गई है। और चलते चलते किसान भाइयों, आप देखिए मौसम का पूर्वानुमान। गर्म हवाओं के कारण राजधानी पटना समेत पूरे प्रदेश का तापमान लगातार बढ़ रहा है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना से प्राप्त जानकारी के अनुसार अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस, जबकि न्यूनतम तापमान 27 से 28 डिग्री सेल्सियस के आसपास बने रहने की संभावना बताई गई है। साथ ही साथ किसान भाइयों को सलाह भी दी जाती है कि अभी भिंडी की फसल में माइट कीट की निगरानी अवश्य करें। अधिक कीट पाए जाने पर एथियन 1.5 से 2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से छिड़काव करें। मुर्गी पालक किसान भाइयों को मुर्गियों को दिन में 3 बार ठंडा पानी देने की सलाह भी दी जाती है। इसके पीने के पानी में आप इलेक्ट्रोलाइट या ग्लूकोज भी अवश्य मिला दें ताकि आपकी मुर्गियां सुरक्षित रहे। कृषि जगत में हो रही तमाम हलचलों की खबरों को हमने आप तक पहुंचाया खबरें खेती के माध्यम से। नमस्कार हमारे अन्नदाताओं, कार्यक्रम कृषि दर्शन में मैं पूनम आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। दर्शकों, कार्यक्रम में आगे बहुत कुछ है, फिलहाल वक्त है एक छोटे से विराम का। मान लीजिए उसको हीट स्ट्रोक हो गया है तो उसको घटाने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि पशु को ठंडे पानी से काफ़ी देर तक उसको सर से लेके और पीछे तक पूंछ तक अच्छे से भिगोया जाए, और उसके बाद भी अगर तापमान नहीं रुकता है तो आप थोड़ा इस तरह का ठंडा पानी, आइस माने बर्फ़ मिलाया हुआ पानी, उसके पखाने के रास्ते से 1-2 लीटर पानी उसके पखाने के रास्ते में डाल देंगे तो वो तापमान ज़्यादा जल्दी कंट्रोल हो जाएगा, इसके बजाय कि आप कोई बुखार उतारने की दवा यूज़ करें। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं। अब कैसी भी आपदा हमारी फसल पे आ जाए, क्षति होने पर हमारे दावों का उचित भुगतान मिलता है, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी किया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। अरे भाई, सुना नहीं क्या? केसीसी ने किसानों का जिंदगी बदल दिया है। देश के छोटे किसान 1,60,000 रुपये तक का कर्ज बिना किसी गारंटी को ले पाएंगे। ब्याज खोरों से भी पीछा छूटा। मैं तो जैविक खेती का पूरा सामान मंगा लिया, केसीसी का भी कोई दबाव नहीं है। ब्याज चुकाने के लिए पूरा 1 साल मिलता है। समय पर भुगतान करने पर केवल 4% के सालाना ब्याज पे लोन मिल गया मुझे। अपना आधार कार्ड, लेटेस्ट फोटो और जमीन के कागजात लेके अप्लाई करो बस। और नामांकन भरने के लिए जेब भी ढीली नहीं करनी पड़ी।
चाचा, उधार चुकाने के 24 घंटे के बाद उतने ही पैसे वापस निकाल सकते हैं। केसीसी ने किसानों की जिंदगी वाकई बदल दी है। तो आप भी किसान क्रेडिट कार्ड अपनाएं और सहजता से ऋण पाएं। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का फिर से एक बार स्वागत है कार्यक्रम कृषि दर्शन में। दर्शकों, गर्मियां बढ़ रही हैं, ऐसे में आप अपने स्वास्थ्य का ख्याल तो रखें ही, साथ में पशुओं का भी ध्यान रखना बेहद जरूरी है, क्योंकि ग्रीष्मकाल इनके बढ़ते ही पशुओं में कई तरह की समस्याएं उत्पन्न हो जाती है, जिससे उनके उत्पादन, स्वास्थ्य और उनके शरीर पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। तो इसका समाधान क्या है, आइए जानते हैं हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर विवेक कुमार सिंह जी से कि ग्रीष्मकाल में अपने पशुओं में होने वाली समस्याओं का समाधान कैसे करें और क्या क्या समस्याएं हो सकती हैं। तो आइए देखते हैं। नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का कृषि दर्शन कार्यक्रम में। किसान भाइयों, गर्मी का मौसम शुरू हो चुका है। ऐसे में आज का जो हमारा विषय है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हमारे जो पशुपालक भाई हैं, गर्मी के मौसम में जो ग्रीष्मकालीन समस्याएं हैं पशुओं में, कि किस तरह से गर्मी के मौसम में उन रोग से ग्रसित हो जाते हैं हमारे पशु, और उनको इस समस्या से किस तरह से बचाया जाए, जो ग्रीष्मकालीन समस्याएं हैं, इसी विषय पर हमारा आज का ये कृषि दर्शन कार्यक्रम का टॉपिक है। और इसी विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर विवेक कुमार सिंह, जो सहायक प्राध्यापक हैं बिहार वेटनरी कॉलेज पटना में। सर, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। सर, पशुओं में ग्रीष्मकालीन जो समस्याएं हैं वो कौन कौन सी हैं? सर्वप्रथम सभी किसान भाइयों को नमस्कार। पशुओं में जो होने वाली ग्रीष्मकालीन समस्याएं हैं उसमें सबसे प्रमुख तौर पर अगर हम कहें तो जैसा हम कह रहे हैं ग्रीष्मकाल माने गर्मी का दिन, तो गर्मी से ही जो पशु को समस्या होती है वो उसको हम लोग टेक्निकल टर्म में हीट स्ट्रोक कहते हैं। तो गर्मी की वजह से जब वातावरण का तापमान बहुत ज़्यादा हो जाता है तो पशु जो है हीट स्ट्रोक से पीड़ित हो जाता है। इसके अलावा चूँकि गर्मी रहती है तो जो मक्खी और कीड़े हैं इनका भी जो क्रियाकलाप है वो बढ़ जाता है, तो उससे भी पशु काफ़ी प्रभावित होते हैं। और कई ऐसी मक्खियां हैं जो बहुत सारी बीमारियां फैलाती हैं, तो वो सारी बीमारियां भी इस ग्रीष्मकाल में आती हैं। इसके अलावा चूँकि पशु गर्मी से और हीट स्ट्रेस की वजह से बहुत परेशान रहता है तो उसका खान पान कम हो जाता है, और जब भी किसी पशु का खान पान जितनी आवश्यकता है उससे कम होगा तो स्वाभाविक है कि वो पशु कई तरह की बीमारियों के लिए प्रोन हो जाएगा, या उसके लिए वो ज़्यादा कई तरह की बीमारियों का शिकार हो सकता है। तो इनमें जो बीमारियां इसके अलावा हैं तो ये तो मक्खियों से फैलने वाली जो बीमारियां हैं, जो पैरासिटिक डिजीज़ कहते हैं या हीमोपैरासिटिक डिजीज़ कहते हैं, वो हैं। उसके अलावा इसी दिन में ग्रीष्म काल में ही किसान भाइयों के पास नए तरह का भूसा, जो नया भूसा नए फसल का आएगा वो रहता है, और जैसे ही हम पशु को नए भूसे पर को खिलाना शुरू करते हैं तो उसकी वजह से डाइजेशन से संबंधित कई सारी बीमारियाँ होती हैं, जिसमें ब्लॉट है और इनडाइजेशन है, कई बार रूमिनल इम्पैक्शन जिसमें पेट कड़ा हो जाता है और पशु गोबर करना बंद करता है। तो ये प्रमुख बीमारियां हैं जो ग्रीष्मकाल में पशुओं में पाई जाती हैं। गर्मी के दिनों में होने वाले जो प्रमुख रोग हैं जो हमारे पशुओं को आक्रांत करते हैं, वो कौन कौन से प्रमुख रोग हैं जो जिससे हमारे पशु ग्रसित हो जाते हैं और उनका स्वास्थ्य बिगड़ जाता है? जी, बहुत ही उचित प्रश्न है आपका। ग्रीष्मकाल में जो प्रमुख रोगों की अगर बात करें तो एक तो हमने वो कंडीशन बताई जो हीट स्ट्रोक है, वो भी एक बीमारी है। जब वो हीट स्ट्रोक हो जाता है तो उसको एक बीमारी की तरह से ही देखा जाता है। उसके अलावा एक बीमारी है जिसको हम लोग ब्लॉट कहते हैं। ब्लॉट माने अफरा, पेट में गैस बनना, वही जो नया भूसा हम जब खिलाना शुरू करते हैं तो ब्लॉट हो सकता है। रूमिनल इम्पैक्शन की हमने बात करी। इसके अलावा जो परजीवी जनित रोग हैं जो मक्खियों के काटने से फैलते हैं, उसमें एक जो बीमारी है सर्रा, इसका प्रकोप बढ़ सकता है। इसके अलावा आजकल एक जो नई बीमारी आई है लंपी स्किन, चूँकि मक्खी मच्छरों का प्रकोप इस समय ज़्यादा होगा गर्मी के दिनों में, तो उन्हीं से वो बीमारी एक दूसरे में फैलती है, तो हो सकता है कि लंपी स्किन का भी प्रसार इस सीजन में, गर्मी के सीजन में थोड़ा ज़्यादा हो। तो ये प्रमुख बीमारियां हैं जो पशुओं में ग्रीष्मकाल में पाई जाती हैं। आमतौर पर सर हम ये देखते हैं कि जो हमारे गांव देहात के जो छोटे पशुपालक हैं तो क्या करते हैं कि अगर किसी भी बीमारी से उनका पशु ग्रस्त हो जाता है तो साफ़ सफाई के लिए वो तारपीन का तेल या मिट्टी का तेल का उपयोग करके और समझते हैं कि इसी से हमारा साफ़ सफाई का काम हो गया। तो सर क्या सावधानी बरती जाए कि ताकि पशु रोग से ग्रसित न हो? देखिए, ग्रीष्म काल के परिप्रेक्ष्य में अगर बात करें तो जो सामान्य साफ़ सफाई है वो अपनी जगह पर है। पशु के बाड़े की सफाई ये तो हर सीजन में आवश्यक है। जहाँ तक गर्मी के दिनों की बात है उस समय हम लोगों को ये बात का ध्यान रखना है कि पशु साफ़ सफाई तो एक जगह पर है, पशु को
पूरी मात्रा में जितनी उसकी ज़रूरत है उतनी मात्रा में साफ़ और ताज़ा पानी हमेशा मिलता रहे। इस तरह से व्यवस्था रखिए अपने बाड़े की या जहाँ भी पशु को रखते हैं कि उसको डायरेक्ट धूप न लगे, ताकि उससे हीट स्ट्रोक हो सकता है। तो साफ़ सफाई के अलावा गर्मी का जो तापमान है उससे उसको एक तापमान जो 25 से 26-28 डिग्री का तापमान है, इस बीच में आपके वातावरण का तापमान मेंटेन रहता है, तो ये अच्छा है। तो कई बारी जो हमारे एग्जोटिक पशु हैं जैसे क्रॉसब्रेड HF है और ये, तो गर्मी के दिनों में हांफते ही इनका देखेंगे कि पूरा समय बीतता है। तो ऐसे पशुओं को अगर 1-2 पशु है तो कोशिश करनी चाहिए कि आप दिन में कम से कम 2-3 बार उसको साफ ताज़े पानी से नहला दें, ताकि उसका टेम्परेचर कम बना रहे। उनको गर्मी के चलते फीवर आ जाता है, और तो सर फीवर से सबसे प्रमुख ये रोग है। तो सर फीवर से बचने के लिए, बुखार से बचने के लिए हमारे जो पशुपालक भाई हैं कौन सी दवा का इस्तेमाल करें, या अपने पशु को क्या खान पान का व्यवस्था करें, किस तरह से इससे बचाव करें सर? बहुत ही उचित प्रश्न है आपका। जो गर्मी के दिन में बुखार आप जिसको कह रहे हैं, बुखार तो संक्रामक अगर बीमारी की वजह से टेम्परेचर अगर बॉडी का बढ़ रहा है उसको कहते हैं, लेकिन इसको हम लोग सीधा ये तापघात कह लें या हीट स्ट्रोक कह लें, उसमें भी टेम्परेचर बढ़ जाता है। लेकिन किसान के लिए वो बुखार जैसा ही है। लेकिन जो वातावरण के तापमान बढ़ने से जो हीट स्ट्रोक होता है, उसको जो बुखार की दवाइयाँ हैं अगर आप वो इस्तेमाल करते हैं तो उससे उसको आराम नहीं मिलता, क्योंकि वो बुखार संक्रमण की वजह से नहीं है, वो इस वजह से है क्योंकि वातावरण का तापमान बढ़ गया है। तो ऐसी अवस्था में हमने यही कहा कि तापमान बढ़ने ना पाए, इसके लिए पशु को दिन में 2-3 बार कम से कम नहलाने की व्यवस्था रखिए। और अगर तापमान बढ़ ही गया है, मान लीजिए उसको हीट स्ट्रोक हो गया है, तो उसको घटाने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि पशु को ठंडे पानी से काफ़ी देर तक उसको सर से लेके और पीछे तक, पूंछ तक अच्छे से भिगोया जाए। और उसके बाद भी अगर तापमान नहीं रुकता है तो आप थोड़ा इस तरह का ठंडा पानी, आइस माने बर्फ़ मिलाया हुआ पानी, उसके पखाने के रास्ते से 1-2 लीटर पानी उसके पखाने के रास्ते में डाल देंगे, तो वो तापमान ज़्यादा जल्दी कंट्रोल हो जाएगा, इसके बजाय कि आप कोई बुखार उतारने की दवा यूज़ करें। तो दवाओं से बेहतर है कि उसको जितना ठंडा कर सकें, अगर आप वो कर लेते हैं तो वो बुखार, गर्मी के दिनों में होने वाला बुखार प्रायः उससे कम हो जाता है। सर संक्षेप में, समय की कमी के चलते संक्षेप में अगर इस संबंध में जो हमारे पशुपालक भाइयों के लिए लाभप्रद हो, हम आपका कोई खास संदेश अपने पशुपालक भाइयों तक पहुंचाना चाहेंगे। ओके, ग्रीष्मकालीन समस्याओं से निजात पाने के लिए जो प्रमुख रूप से सावधानी बरतनी है वो ये कि पशु को जितनी आवश्यकता है उतना साफ़ ताज़ा पानी हमेशा मिलता रहे पीने के लिए। उसके अलावा अगर बहुत गर्मी है तो पशु को 2-3 बार दिन में नहलाएं। एक काम और आप कर सकते हैं कि जो पशु के खाने का टाइम है वो अर्ली मॉर्निंग माने सुबह जल्दी और शाम को लेट से करें, ताकि उस समय तापमान कम रहेगा तो पशु कंफर्टेबल रहेगा और खाना खा सके, दाना खा सकेगा, भूसा खा सकेगा। इसके अलावा मिनरल मिक्सचर और राशन की मात्रा गर्मी के दिनों में बढ़ाई जा सकती है, क्योंकि इंटेक कम हो जाता है, तो उसकी पूर्ति आप राशन के द्वारा कर सकते हैं। तो ये कुछ सावधानियां हैं जिससे आप पशुओं को स्वस्थ रख सकते हैं। तो देखा किसान भाइयों, जैसा कि हमारे विशेषज्ञ ने बतलाया कि कुछ ज़रूरी सावधानी को अपनाकर गर्मी में होने वाले जो विभिन्न तरह के रोग व्याधि हैं उससे आप अपने पशुओं की संपूर्ण देखभाल और रक्षा कर सकते हैं। और इतनी अच्छी और बेहतरीन जानकारी देने के लिए हम अपने विशेषज्ञ का हृदय से आभार प्रकट करते हैं। सर, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, अभी आपने जाना कि ग्रीष्मकाल में पशुओं को क्या समस्याएं हो सकती हैं और उसका समाधान क्या है। अब बारी अगले सेगमेंट की, जो कि है सरकार की योजनाओं से जुड़ी। दर्शकों, आइए जानते हैं कि ये योजना किसानों के लिए कितनी लाभप्रद है इस फिल्म के माध्यम से। मधु क्रांति, एक नए युग का आगाज। मधु क्रांति विकास के नए रास्ते खोल रही है, मधुमक्खी पालकों के जीवन स्तर को बेहतर बना रही है, साथ ही पूरी दुनिया में शहद के क्षेत्र में भारत को एक नई पहचान दिला रही है। भारत सरकार मधुमक्खी पालकों की आय को बढ़ाने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से देश में मधुमक्खी पालन के संवर्धन और विकास के लिए सभी आवश्यक सहायता प्रदान कर रही है। माननीय प्रधानमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व में कृषि सहित मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देने के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं। किसान तरक्की की राह पर आगे बढ़ रहे हैं। अगर कोई सक्सेस स्टोरी मीठी मुस्कान भी बिखेरे और स्वाद में भी मिठास भरे, तब तो आप इसे जरूर सोने पर सुहागा कहेंगे। हमारे किसान इन दिनों शहद के उत्पादन में ऐसा ही कमाल कर रहे हैं। शहद की मिठास हमारे किसानों का जीवन भी बदल रही है, उनकी आय भी बढ़ा रही है। मधुमक्खियां न सिर्फ शहद देती हैं, बल्कि पर्यावरण और कृषि के लिए भी आवश्यक हैं।
यूं तो भारत में लंबे समय से लोग मधुमक्खी पालन का काम पारंपरिक तरीकों से करते आ रहे हैं, लेकिन आज के समय में इस क्षेत्र में अपार संभावनाएं भी हैं और जरूरत भी है। मधुमक्खियों की इसी जरूरत और योगदान का जश्न मनाने और इसे और बारीकी से समझने के लिए ही मनाया जाता है विश्व मधुमक्खी दिवस। इसी आवश्यकता को समझते हुए 2020 में राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन की शुरुआत हुई। उद्देश्य स्पष्ट था, मधुमक्खी पालन के कार्य को वैज्ञानिक और तकनीकी रूप से विकसित करना और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसके लिए प्रोत्साहित करके मधु क्रांति के सपने को साकार करना। मधुमक्खी पालन से मिलने वाले उत्पाद जैसे शहद, बी वैक्स, रॉयल जेली और पॉलन आदि कई क्षेत्रों में प्रयोग किए जाते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रोत्साहन से और कृषि मंत्री जी के मार्गदर्शन से आज राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन सफलता का पर्याय बन चुका है। न केवल ये देश के किसानों के लिए आय बढ़ाने का एक साधन बना है, बल्कि तमाम लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के साथ साथ देश के आर्थिक विकास में भी योगदान दे रहा है। 2013-14 में उत्पादन 76,000 मीट्रिक टन से बढ़कर 2022-23 में 1,40,000 मीट्रिक टन से अधिक हो गया है। 2013-14 में शहद का निर्यात 28,000 मीट्रिक टन से बढ़कर 2022-23 में 79,928 मीट्रिक टन से अधिक हो गया है। 3 विश्व स्तरीय अत्याधुनिक टेस्टिंग लैब और 31 मिनी शहद टेस्टिंग लैब स्थापित हुई। राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन की कामयाबी सिर्फ आंकड़े ही बयान नहीं कर रहे, कहानियां खुद इसकी सफलता की बानगी पेश कर रही हैं। मैंने 1990 में मधुमक्खी पालन शुरू किया, 2 बॉक्स से शुरू किया और आज हमारे पास लगभग 4,200 बी बॉक्सेस हैं। लगभग 17 तरह के हनी हम लोग प्रोड्यूस करते हैं जो डिफरेंट एरियाज़ में बी को माइग्रेट करके प्राप्त होते हैं। इसके अलावा जितने बी बॉक्सेस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है हमारे पास, वैक्सीट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, 20 मीट्रिक टन पर डे का हनी प्रोसेसिंग प्लांट है। आज हमारा जो उत्पादन है वो 1 लाख केजी लगभग एनुअली हम लोग प्रोड्यूस करते हैं। यमुनानगर के सुभाष काम्बोज मधुमक्खी पालन के अपने काम के चलते आज देश भर में जाने जा रहे हैं। सुभाष जी ने वैज्ञानिक तरीके से मधुमक्खी पालन का प्रशिक्षण लिया। इसके बाद उन्होंने केवल 6 बॉक्स के साथ अपना काम शुरू किया था। मैंने सिर्फ अपने पोलिनेशन के लिए और शहद खाने के पर्पज से ये बॉक्स रखे थे। जब मैंने देखा कि मधुमक्खियां भी बढ़ रही हैं और हमें शहद भी मिल रहा है, तो मैंने फिर प्रोफेशनल तौर पे इसी काम को ही करने की सोची और आज की तारीख में मैं लगभग 1500 बॉक्स पे मधुमक्खी पालन कर रहा हूँ। ज्यादा से ज्यादा लोग इस मिशन का हिस्सा बन रहे हैं। इतना ही नहीं, ये मिशन नारी शक्ति को और अधिक सशक्त बनाने में भी बड़ा योगदान दे रहा है। अभी तक महिलाओं के 164 स्वयं सहायता समूहों को इससे जोड़ा जा चुका है। इसी तरह मधु क्रांति पोर्टल पर अभी तक लगभग 14,000 से अधिक पालक और 22 लाख से अधिक कॉलोनीज रजिस्टर हो चुकी हैं। आज भारत प्राकृतिक शहद का 6वां सबसे बड़ा निर्यातक देश है। भारत मधुमक्खी पालन और शहद उत्पादन के क्षेत्र में सारी दुनिया के लिए एक मिसाल के तौर पर उभर कर सामने आ रहा है। मधु क्रांति आय और रोजगार के अवसर बढ़ाए। ग्रीष्मकाल में पशुओं में होने वाली समस्याओं के समाधान के साथ ही आपने जाना सरकार की योजनाओं को। अब वक्त है आपसे विदा लेने का। अगले अंक में हम फिर हाजिर होंगे ऐसे ही कुछ नई और खास जानकारियों के साथ। तब तक मुझे और पूरी कृषि दर्शन टीम को दे इजाजत। नमस्कार। हमारा पता है कृषि दर्शन, कमरा नंबर 203, द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र पटना, फ्रेजर रोड, पटना।